के जो है 500 क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके सिर्फ 50 आए हुए हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछा जाता, हमको कौन सा टॉपिक उठाना है, वीक बट इंपॉर्टेंट। भी नया चीज इस स्टेज पे नहीं उठाना। ठीक है, तुम्हारे पास मटेरियल, तुम्हारा लेक्चर नोट्स होगा, तुम्हारा मॉड्यूल होगा, डीपीपी होगा, सिर्फ पढ़ाई करते जाना और टेस्ट नहीं देना, वेट करना कि आएगा जब आईआईटी का एग्जाम तब देंगे, वो बहुत गलत स्ट्रैटेजी। टॉपिक्स को डिवाइड कर लेते हैं, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। मुझे इतना पोर्शन अच्छे से कर लेना है जिसमें मैं 50% प्लस स्कोर करूं। ऐसे दोस्त रिश्तेदार के साथ नहीं बैठना है जो आपको नालायक बोलता हो, तू क्या करेगा, तेरे से नहीं होगा। उन लोगों के पास बैठना ही नहीं है। चलो तो बच्चों, अभी हम एक बार डिस्कस करेंगे कि अगले आने वाले टाइम में 5-6 महीने में आपको किस तरह से अपनी तैयारी को आगे ले जाना है। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं वो अलग अलग लेवल पे होंगे, तैयारी के अलग अलग लेवल पे, मतलब उनका अभी तक का जो वर्किंग है वो डिफरेंट होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने सारा ही कुछ साथ के साथ प्रिपेयर किया हुआ हो, कुछ बच्चे अभी भी जो है वो थोड़ा लैग कर रहे हो, कुछ बच्चों ने +1 को बहुत अच्छे से किया होगा, कुछ बच्चों ने +1 को बिल्कुल नहीं किया होगा। तो एक सिंगल स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आपको खुद के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है। ठीक है, बिल्कुल पर्सनल स्ट्रैटेजी होना चाहिए, बट एक जो मोटा मोटा चीज है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसे अभी आपके पास तकरीबन 5.5 महीने बचे हुए हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। अभी भी हमारा +2 का सिलेबस थोड़ा चल रहा है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ मंथ ये खत्म हो जाएगा। तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अभी अगस्त ऑलमोस्ट पूरा बचा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर और 15 ऑफ नवंबर। ठीक है, ये एक फेज, फर्स्ट फेज है। ठीक है, इस फेज को हम बहुत कूल वे में अपने पीछे का जो भी हमने अच्छा खराब किया हुआ है उसको ठीक करने में लगाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी अच्छा किया हुआ है, अच्छा मेहनत किया हुआ है पहले से, वो कैसे करेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो कैसे करेंगे, उन दोनों के लिए मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला फेज जो होगा, फेज 1। ठीक है, फेज 1 is today we are at 7th August. So this is from 7th August to 15th of November. ठीक है, इसमें आपको अपना पुराना सारा चीज रिवाइज करना है। ठीक है, +2 भी और +1 भी। ठीक है, अब इसमें एक ये हो सकता है कि कुछ पोर्शन अभी हमारा बचा हुआ है तो हम ज्यादा उस पर फोकस करें राइट नाउ, अगस्त महीने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पोर्शन आप पीछे का भी अगर टाइम बचता है तो आप उसको लेकर के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट वंस योर सिलेबस इज फिनिश्ड तो उसके बाद तो आपको सारा ही चीज करना है। ठीक है, अब इसमें करना कैसे है, आपको अपने पूरे सिलेबस को, मैं तीनों सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, पूरे सिलेबस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है, 4 कैटेगरी: स्ट्रॉन्ग, वीक, इंपॉर्टेंट एंड आई वोंट से अनइम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई टॉपिक रह जाता हो। ठीक है, रीजन बीइंग कि एक सेशन में अगर 12 पेपर हो रहा है तो हर टॉपिक किसी ना किसी पेपर में आना है, किसी ना किसी सिटिंग में आना है, मॉर्निंग इवनिंग, अलग अलग 6 दिन तक होता रहेगा एग्जाम। तो आप कौन से सिटिंग में पढ़ने वाले हैं आपको नहीं पता। ठीक है, हो सकता है तुम जिसको समझते हो कि बहुत अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और तुम जिस सिटिंग में गए उस सिटिंग में वही आ गया सारा। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट। कैसे पता चलेगा,
तो आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, बुक होता है सबके पास, ठीक है। आंसर वाले सेक्शन पे जाओ, एक जगह आंसर सारा दिया होता है सारे चैप्टर्स का, आपको दिख जाएगा कि कौन सा चैप्टर खूब पूछा हुआ है, उसका आंसर बहुत इतना होगा, आपको दिख जाएगा। इसके जो है 500 क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके सिर्फ 50 आए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है। तो आप उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, उसमें डिवाइड करोगे उसको पहले, ठीक है। फिर उसमें तुम अपने हिसाब से उसको स्ट्रॉन्ग और वीक में डालोगे, ठीक है। हो सकता है किसी एक बच्चे के लिए एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो, एक बच्चे के लिए वो चीज़ बहुत वीक हो उसमें, ठीक है। कुछ बच्चा हो सकता है रोटेशन में बहुत अच्छा करता हो, किसी के लिए रोटेशन ही सबसे बड़ी आफत हो। तो आपको पहले अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट ये टॉपिक्स को अलग कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 3 महीने का टाइम है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है थोड़ा, तो हम बहुत कूल वे में इनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमको कौन सा टॉपिक उठाना है? वीक बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमको पता है कि हम रोटेशन में वीक हैं, बट बहुत क्वेश्चन आता है रोटेशन में, अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो शायद 1-2 क्वेश्चन मेरा हाथ से निकल जाए मेरे, तो उस पे सबसे पहले लगना है, वीक बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर तुम आओगे वीक बट लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है कि वो कम पूछा गया हो पास्ट में, बट अब पूछा जाने वाला है, तो आपका वीक है तो पहले उसको लेस इंपॉर्टेंट वाले को भी पहले ठीक करते हैं। वीक को ठीक करने की कोशिश करना है, ठीक है। याद रखना, अभी इस स्टेज में हमको वीक टॉपिक से भागना नहीं है, समझ रहे हो? वीक टॉपिक से भागना नहीं है, ये नहीं कि मेरा ये तो होता ही नहीं है तो मैं करता ही नहीं हूं, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो पर्टिकुलर टॉपिक हो, आपको भागना नहीं है, आपको पहले तो उसको ठीक करने की कोशिश करना है, ठीक है। नवंबर के बाद क्या करना है वो बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करना है, ठीक है। देन थर्ड, ऑब्वियसली स्ट्रांग एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले को थोड़ा हम प्रेफरेंस देंगे, स्ट्रांग है उसको करेंगे, और फिर स्ट्रांग है लेस इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट में। कोई एक टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं तो उसको लास्ट में करना है, ठीक है। स्ट्रांग वाला हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको उसका अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। वीक वाले में फॉर वेरियस रीजंस, हो सकता है आपने क्लास वो अटेंड ना किया हो सकता है टीचर सही समझा ना पाए हो सकता है उस टाइम पे तुमने उतना वर्क ना किया हो, तुमने समझ लिया हो क्लास में बट तुम उस पर उतना वर्क नहीं कर पाए हो, वो तुम्हारे वीक टॉपिक्स में है। तो वो वीक टॉपिक्स को तो हमको ठीक करना है, बट इस ऑर्डर में हमको करना है, ठीक है। अब ठीक कैसे करना है? कुछ भी नया चीज इस स्टेज पे नहीं उठाना, ठीक है। तुम्हारे पास मटेरियल, तुम्हारा लेक्चर नोट्स होगा, तुम्हारा मॉड्यूल होगा, डीपीपी होगा, और हो सकता है एक आध किताब तुमने पैरेलली किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी नई किताब को लगाने की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे कि आज मैं जो है एक एच सी वर्मा लेके शुरू करूंगा और मैं एच सी वर्मा पूरा करूंगा, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगले 3 महीने में तुम फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम नहीं कर सकते क्योंकि और भी बहुत सारा काम है। जो चीज तुमने पहले कच्चा पक्का भी किया है तुमको वो ही उठाना है, ठीक है। उसी को पहले पूरा सही करना है, ठीक है। अब सही कैसे करना है? तो जो तो वीक टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स, इनके तो आपको लेक्चर कोशिश करना है पूरा डिटेल्ड लेक्चर देखना है, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आपको मिल जाता है तो उस पर से देखना है, और बट वो डिटेल में, वो उसमें ऐसे नहीं, आप में से कई बच्चे आते हैं ना कि सर हमारा ये कमजोर है, इसका हम वन शॉट देख लें क्या? वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा बिकॉज आप उसके डेप्थ में गए नहीं, और वन शॉट लेक्चर्स जो आता है उसमें वो डेप्थ जाता नहीं है, ठीक है। तो जो वीक टॉपिक है उसके तो आपको देखना है डिटेल्ड लेक्चर्स, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसका तुम वन शॉट देख सकते हो जस्ट फॉर रिवीजन, ऑलरेडी तुम अच्छा
रिवाइज, तुम उसमें अच्छा ऑलरेडी कर चुके हो, तुमको उसको रिवाइज करना है अच्छे तरीके से ना, तो उसमें तुम वन शॉट पे जा सकते हो, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जा सकते हो, ठीक है। बट जो भी चीज तुमने ऑलरेडी पिछले साल किया है या अभी तक तुम कर रहे हो, उसको एक बार फिर से करना जरूर से है, ठीक है। ये तुमको हर टीचर ने पहले से भी कहा होगा कि कुछ ना कुछ नोट्स अपना बनाना है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला बुक बनाना है। मैंने आपको कई बार आपको रिमाइंड किया है कि ये चीज करना है। तो अगर तब नहीं किया था, अब कर लो, अभी भी कर लो, इस स्टेज पे भी कर लोगे तो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जब मैं सेकंड फेज की बात करूंगा उसमें वो चीज तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अभी इस फर्स्ट फेज में जिसमें 3 महीना है तुम्हारे पास, उसमें ही तुमको पूरा अच्छे तरीके से अपना फॉर्मूला बुक बना लेना है, माइंड मैप, और जो भी चीज तुम देखते होगे कि याद रखने के लिए कुछ जैसे आपको बताते हैं टेक्निक्स, कुछ वो पिक्चर विक्चर बना करके पिक्टोरियली, या फिर जैसे भी तुम कहानी लिख करके, कुछ भी कैसे भी करके उसको उसको लिख के रखना है, ठीक है। जब आप सॉल्विंग करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि कई बार ऐसे होता है कि कोई एक मेथड बड़ा हमको अच्छा लगता है, अपील करता है कि ये बड़ा अच्छा है ये मेथड, तो इससे बहुत आसान हो जाता है, बहुत छोटे में सॉल्व हो जाता है, वो भी लिख लेना है, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला अलग से एक लिखोगे, ठीक है। फॉर्मूला बहुत शॉर्ट में, एक चैप्टर का 2 पेज में फॉर्मूला लिखना है। बट जो मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा डिटेल फॉर्मूला बुक आपका होना चाहिए, वो एक फॉर्मूला शीट है, 2 पेज में तुम लिख लिख करके तुमने रोटेशन के फॉर्मूला सारे लिख लिए, ठीक है, 2 पेज में आ जाएगा। बट अगर उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और जो प्रॉब्लम्स से तुमने जो नॉलेज गेन किया वो 2 पेज में नहीं आएगा, वो शायद 10 पेज में आएगा। वो बना लो, अभी डिटेल्ड बना लो, ठीक है। इसी ऑर्डर में बनाना है, जैसे जैसे पढ़ते जाते हो ना उसके साथ वो बनाना है, अलग से नहीं बनाना, ठीक है। तो उस तरह से करके आपको फॉर्मूला बुक और अपना पिछला जो भी किया है ना उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब नेचुरली अगर ऐसे सोचोगे, कितने चैप्टर्स हैं, 30 फिजिक्स का, 30 मैथ का, 30 केमिस्ट्री का, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 30 ही हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, थोड़ा 2 4 ऊपर नीचे होगा, 90 चैप्टर्स हैं। अगर तुम ऐसे आज तुमने बस उठाया और शुरू हो गए कि चलो करना शुरू कर दिया तैयारी, आप अपना ट्रैक बिल्कुल नहीं रख सकते, वो कहाँ जाके खत्म होगा वो आपको नहीं पता है, ठीक है। मैंने रोटेशन करना शुरू किया, मैं करता गया, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इसको बिल्कुल पक्का ही कर लेता हूँ, और 10 दिन खत्म कर दिया। वो 10 दिन के लिए थोड़े ना था, आपको अपने ऊपर चेक रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बनाना है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर, प्रॉपर वाला कैलेंडर जो बुक शॉप वगैरह पे मिलता है, या ग्रॉसरी के साथ भी आ जाता है कई बार, आजकल तो बहुत कम यूज़ करते हैं लोग क्योंकि फ़ोन में सबके कैलेंडर है, चाहे तुम फ़ोन में अपना कैलेंडर बना करके रख सकते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये वाला टॉपिक बड़ा है, मैं इसको 3 दिन में ख़त्म करूंगा। रफली तुम्हारे पास कितना टाइम है, अगर 90 डेज देखा जाए, 90 डेज, ठीक है। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट अगर पढ़ते हो, एज्यूमिंग कि तुम अब पढ़ोगे एक दिन में तीनों सब्जेक्ट, इतनी देर तो पढ़ाई करोगे कि तीनों सब्जेक्ट को 3 3 घंटे का मौका मिले, ठीक है। एज्यूमिंग दैट तुमको ऑन एन एवरेज हर चैप्टर के लिए 3 दिन है, ठीक है, ऑन एन एवरेज हर चैप्टर के लिए 3 दिन है। बट जो चैप्टर छोटा है, अनइम्पॉर्टेंट है, उसको मैं 3 दिन नहीं दूंगा। हो सकता है एक दिन किसी एक चैप्टर को, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, छोटा सा चैप्टर है, उसको 3 दिन क्यों देंगे, उसको एक दिन देंगे। उसका टाइम निकाल के किसको देंगे, हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दे दें, उसको 3 दिन की जगह पे 4 दिन कर दें, 5 दिन कर दें, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसको इतना ही दिन देना है, ठीक है। बीच में कुछ बफर भी रखना है। कोई भी शेड्यूल जो बहुत वाटर टाइट हो ना वो काम करता नहीं, और एक बार बिगड़ गया ना तो फिर वो तुम दोबारा, तुमको बनाने की हिम्मत नहीं होगी और वो बिगड़ता चला जाएगा। तो हो सकता है तुम हफ्ते में एक दिन बफर रखो,
एक दिन ही बिगड़ना चाहिए, उससे ज्यादा मतलब 15% से ज्यादा क्या बिगाड़ोगे अपना शेड्यूल। तो 7 दिन में तुम 6 दिन का बना के रखो, ठीक है। 7वां दिन वो बफर है, अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ किसी दिन बिजली पूरे दिन नहीं आई, तो हम गर्मी में पढ़ नहीं पाए, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो बफर में उसमें रखना है, ठीक है। बट इतना बफर नहीं रखना है, बफर ही जो है वो 50% बफर ही हो, तो तुम पढ़ोगे ही नहीं। तुम कहोगे चलो आज छोड़ देते हैं, फिर जिस दिन हमने बफर रखा हो उस दिन पढ़ेंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। मतलब बहुत बहुत बैलेंस्ड आपका कैलेंडर होना चाहिए, और कोशिश करना है उस दिन खत्म करना है। अगर मेरा रोज दिन का पढ़ने का शेड्यूल 8 घंटे का मैंने बनाया है और मेरा कहीं पे लैग हो रहा है, लैगिंग हो रहा है, तो मैं शायद 10 घंटा पढ़ के उसको ठीक करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला टाइम जो है ना, ये टाइम फिर लोग बोलते हैं दोबारा लौट करके सही में नहीं आने वाला है, ठीक है। आएगा भी तो 1 साल बाद आएगा, ड्रॉप करके फिर तब आएगा, फायदा नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बढ़ा देना एफर्ट, कहीं पे भी लैग लैग कर रहे हो उसको तुरंत ठीक करो, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में इस तरह से पढ़ाई करना है। ट्रैक पे हो या नहीं कैसे पता चलेगा, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज, अभी फुल टेस्ट नहीं देना, ठीक है। फुल टेस्ट यहां पे होगा काफी सारा, अभी फुल टेस्ट नहीं देना है, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है। टेस्ट कहां से लाएं, एक तरीका हो सकता है जो हमारे पास पुराने टेस्ट हैं ऑलरेडी, जो हमने दिया था, खराब किया था, अच्छा किया था, जो भी किया था, वो टेस्ट आप सबके पास होगा, मेरे ख्याल से वो ऐप पे भी रहता है, शायद +1 का भी है। हाँ, तो वो टेस्ट एक बार फिर से देना है, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं पुराना तो क्वेश्चन है, वो पुराना क्वेश्चन, नए क्वेश्चन चाहिए टेस्ट के लिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा थोड़े ना है कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो करके अगर जेई मेन में आ गया, तुम मना कर दोगे कि मैं तो देता नहीं है, तो पहले का तुमने दे दिया उठा के, ऐसे नहीं होता ना। तो जो भी आना है आगे वो भी उसी का मिक्स होगा, कोई क्वेश्चन रिपीट होकर के आएगा, तो उससे नहीं ये करना है कि ये तो पुराना टेस्ट है, इसको देके क्या फायदा, बिल्कुल फायदा है, ठीक है। तो आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, नॉट नेसेसरली कि तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट का एक साथ ही टेस्ट देना है। तुम्हारा ग्रेविटेशन का चैप्टर खत्म हुआ, उस टाइम पे जो ग्रेविटेशन का टेस्ट हुआ था उसको उठा लाओ, 1 घंटा लो, दे दो, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी तैयारी में कहाँ कहाँ पे कमी है, ठीक है। उसको ठीक करना है, जा करके ना तुम देखो कि मैंने मतलब ये चीज़ किया था या नहीं किया था, मैंने अपने फॉर्मूला नोटबुक में ये सब लिखा है या नहीं लिखा है, उसको अपडेट करो, अपने आप को अपडेट करो। मतलब जो भी तुम्हारी गलतियां हैं ना, वो वहां पे फिर आ जानी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करते जाना और टेस्ट नहीं देना, वेट करना कि आएगा जब आईआईटी का एग्जाम तब देंगे, वो बहुत गलत स्ट्रैटेजी होता है। और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे बहुत भागते हैं टेस्ट से, मतलब हमें किताब पकड़ा दो, हमको टेस्ट करके देखो मत कि तुम कि हमें कितना आता है। ये बहुत बहुत से बच्चों की टेंडेंसी होती है। बट एक चीज जो बच्चे अचीव करते हैं उन सब में एक चीज कॉमन यही है कि वो बहुत रेगुलर रहते हैं टेस्ट में, सिर्फ टेस्ट देते नहीं हैं, उसमें से अपनी गलतियां निकालते हैं, उसको ठीक करते हैं। क्योंकि अगर तुम गलती ठीक नहीं करोगे, 2 महीने बाद फिर वही टेस्ट तुमको देंगे, तुम वही गलतियां करोगे। ऑलमोस्ट तुम्हारे अगर 25 में से 15 क्वेश्चन सही हुए हैं आज, 2 महीने बाद आपके विजडम में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, आप वही 15 क्वेश्चन सही करेंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आज तुक्का लगा हो, कल नहीं लगेगा तो 15 का 14 हो जाए, या आज नहीं लगा हो उस समय लग गया तो 15 का 16 हो जाए, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट अगर आप अपनी गलतियों को ठीक करेंगे ना, तो फिर और सब्सटेंशियली उससे गेन होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करना है, अपने आप को टेस्ट करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में ऐसे इस तरह से अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है। सेकेंड फेज देखो, फेज 2। अब 15 नवंबर तक हमने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर लिया, अब हमारे पास 2 महीना बचा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत
टाइम एक्स्ट्रा नहीं है जिसमें हम मतलब कोई वीक चीज को बहुत और अच्छा कर सकें। एक बार हमने ट्राई करके अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है। और चलो वीक वाले में मैं समझता हूं वीक भी जो है ना वो जीरो नहीं होता, हो सकता है 40% पे होता हो, 30% पे हो, ठीक है। आपका स्ट्रांग भी 100 नहीं होगा, वो भी 70-80 पे होगा, ठीक है। इसके बीच में ही कहीं पे होगा ना। तो अब वहां पे जो है ना हम फिर 3 पार्ट में अपने सारे टॉपिक्स को डिवाइड कर लेते हैं, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। ग्रे का ऐसा है कि ठीक है कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, कभी क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। वाइट वाला जो है मतलब मेरा बिल्कुल क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो आप याद रखना, आपको तो मार्क्स जो सही क्वेश्चन करोगे उस पर ही मिलना है, ठीक है। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट उसमें और नए नए तरह के क्वेश्चंस मुझे मिल जाएं तो मैं उसको एटलीस्ट पक्का बोल सकता हूं कि इसका क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर तो छूटेगा नहीं मुझसे। जब मैं दे रहा था एग्जाम तो मुझे किसी ने बताया कि, क्योंकि मैंने तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की थी, किसी ने बिल्कुल लास्ट टाइम पे बताया कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, वेव पढ़ लो, हीट पढ़ लो और ऑप्टिक्स पढ़ लो। ये 4 वो टॉपिक हैं जिसमें से वेव और हीट +1 में हम लोग 1-1.5 महीने में ख़त्म कर देते हैं, और ऑप्टिक्स और मॉडर्न +2 में हम लोग 1-1.5 महीने में ख़त्म कर देते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम हम स्पेंड करते हैं मैकेनिक्स के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऊपर, मैक्सिमम टाइम। बट किसी ने बताया मुझे कि इसके 50% क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा चलो इसके पीछे पढ़ते हैं, इसको तो सही कर लेते हैं। तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो जो एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग तुम अपना चूज कर सकते हो, मतलब तुम्हारी कंडीशन मेरे जैसी नहीं होगी, शायद बेटर होगी, कुछ बच्चों की होगी मेरे जैसी होगी, बट ज़्यादातर बच्चों की बेटर होगी क्योंकि तुम एक रेगुलरिटी में क्लास कर रहे हो, आ रहे हो, ठीक है। हमारे टाइम पे इस तरह से नहीं होता था, क्लासेस वगैरह इस तरह से रेगुलर नहीं होता था। कॉलेज जाना है वो भी बंद है, कभी कभी क्लास लगी, कभी हड़ताल है, कुछ होता ही नहीं था। खुद ही जितना कच्चा पक्का कर पाए कर लिया। तो अभी मेरे ख्याल से उससे बेटर कंडीशन में होगा, तुम अपना जो स्ट्रांग वाला एरिया है उसको बहुत स्ट्रांग कर लो, और एटलीस्ट कोशिश ये रहे कि 50% तो मेरा बहुत स्ट्रांग एरिया होना चाहिए, ठीक है। आप सबको पता है कितना मार्क्स पे क्या मिल जाएगा। 50% अगर आप मार्क्स लेकर के आते हैं तीनों सब्जेक्ट में, हो सकता है सब्जेक्ट वाइज थोड़ा वेरिएशन हो, किसी में 60 आ जाए, किसी में 45 आ जाए, ओवरऑल 50% भी लेकर के आते हो, यू विल गेट अ डिसेंट रैंक, ठीक है। इफ यू आर लकी यू कैन इवन गेट 99 परसेंटाइल, ठीक है। आज से साल पहले पिछले साल जो था उसमें 153 वाले का भी 99 परसेंटाइल आया था, और किसी एक सिटिंग में 230 वाले का भी 99 परसेंटाइल नहीं आया था। इतना वेरिएशन होता है। तो 50% जो है हम बहुत अच्छा अगर अपना करके रखते हैं सिलेबस, और 25 से 30% अगर हमारा ग्रे भी है, तो एटलीस्ट मतलब आई कैन होप टू स्कोर 60 to 70%, ठीक है। और वो काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट। मतलब आमतौर पे 200 से ऊपर अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो यू आर इन द रेंज ऑफ 99 परसेंटाइल, 98.5 से तो ऊपर ही रहेगा। और उस केस में आपको पता है कि मतलब एटलीस्ट होम स्टेट में इतना सीट होता है कि आपको कुछ ना कुछ कंप्यूटर या उससे रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगा, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। तो एक अच्छा ब्रांच के लिए ऐसे कर सकते हैं। मान लो किसी ने कहा मेरी तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, मैं शायद इतना ऊंचा टारगेट नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। आप मतलब आज के डेट में जहाँ पे हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा सुधर के वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। 120, 30, 40 पे भी अगर रहते हो तो एटलीस्ट जेई एडवांस लिखोगे, हो सकता है वहाँ एक चांस बनता है, मतलब आप जेई एडवांस क्लियर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 93, 94 परसेंटाइल आता है जेई मेन में, और उनका जेई एडवांस में
बहुत अच्छा रैंक आता है। बहुत से बच्चे हैं, मैं पर्सनली बहुतों को जानता हूँ। तो एक चांस बनता है आपका, तो आपको एक टारगेट रखना है, बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना पोर्शन अच्छे से कर लेना है जिसमें मैं 50% प्लस स्कोर कर पाऊं। ठीक है, तो आपको ये दो एरिया पे लास्ट 2 मंथ्स में ज्यादा फोकस करना है। अब जो बहुत वीक रह गया ना, उसके तो सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करो, उस पे बहुत ज्यादा ये नहीं करना है। ठीक है, अब इस फेज में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है किस चीज पे? PYQs पे। ठीक है, इसमें तो मैंने कहा फर्स्ट फेज में तो जो तुमने पिछले साल पढ़ा था, जो भी चीज था, तुम्हारा मॉड्यूल था, DPP था, तुमने एक बार उसको किया है तो वो बेकार नहीं जाए, इसके लिए जरूरी है कि उसको एक बार रिवाइज किया जाए। ठीक है, इस टाइम पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ PYQ के पीछे पड़ जाना है, बट यहां पे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आपको PYQ के पीछे पड़ जाना है। ठीक है, लास्ट 6-7 साल में तकरीबन 150 के आसपास पेपर हुआ होगा। ठीक है, एक साल में 2 सेशन है और एक सेशन में 12 पेपर होता है, तो 24 रख लो एवरेज। तो 19 से लेकर के, और जब से NTA शुरू हुआ है, ये 2025 निकल गया, तो 7 साल का ये हो गया, और एक साल जो है 4 पेपर हुआ था, 2021 में 4 बार हुआ था। तो मतलब 150 पेपर तो है, बिल्कुल रीसेंट वाले। उसके अंदर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 90 क्वेश्चन या 75 ही लगा लो, तो मतलब करीब 12,000 क्वेश्चन हैं। सफिशियंट है 12,000 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट के 4,000 क्वेश्चन तुमको 2 महीने में करना है, तो ठीक ठाक आपको एंगेज करके रखेगा। 4,000 क्वेश्चन 2 महीने में, तो मतलब एक दिन में 50-60 क्वेश्चन आपको करना होगा, वो ठीक ठाक काम है। तो तुम अगर PYQ में ही एंगेज होकर के रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मॉक जो होना है उस टाइम पे आपको हफ्ते में 2 मॉक देना ही देना है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो मॉक टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देना ही देना है। खराब नंबर आता हो कोई दिक्कत नहीं है, 300 में 60 आ जाता हो, 70 आ जाता हो, एटलीस्ट हमको पता तो होगा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमको अच्छा भी लगेगा। 60 ला रहे हैं आज हम, 70 ले आएंगे, अगले टेस्ट में कोशिश करेंगे 80 ले आए। करते करते 2 महीने में हम कम से कम 60 को बढ़ा के 120 तक ले जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही अपना टारगेट स्ट्रेच करना है, बट स्ट्रेच करना है। ग्राफ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकेंड फेज में आपको PYQ पे फोकस करना है, सेकेंड फेज में आपको स्ट्रॉन्ग अपने टॉपिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि हर सब्जेक्ट का मिजाज बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपको हर सब्जेक्ट को उसके हिसाब से पढ़ना होगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है मेरे से तो रटा नहीं जाता, तो मेरा तो इनऑर्गेनिक खराब ही होना है, ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं नहीं रटूंगा, इंटेलिजेंट लोग नहीं रटते, इंटेलिजेंट लोग ज्यादा रटते हैं, आपको पता नहीं होगा शायद। ठीक है, आपको रटना है केमिस्ट्री, अगर रटना है तो रटना है। केमिस्ट्री में भी जो पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का है वो रटना नहीं है, अकल लगाओ करो। मैथ में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वही करना है, उसमें कोई थ्योरी उठा के पढ़ना नहीं है, तो उसको उसी तरीके से करना है। अब मैथ को अगर मैं ऐसे पढ़ने लगूं नॉवेल की तरह, बहुत से बच्चे होते हैं लेट करके ना मैथ पढ़, क्या कर मैथ पढ़ रहा हूं, लेटे हुए मैथ पढ़ रहा हूं, लेट करके कोई मैथ नहीं पढ़ता। ठीक है, फिजिक्स में थ्योरी कितना भी पढ़ लो, बट तुमको पता है आना तो वहां पे न्यूमेरिकल ही है, तो थ्योरी पढ़ना है। उसका मिजाज ये है कि आप पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो जब तक वो नहीं करोगे तब तक तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, मॉक बहुत सारे देने का पर्पस एक ये भी होता है कि मैं अपने लिए एक स्ट्रेटजी फिक्स करना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा वर्क करता है। मैं केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करूं, या पहले मैं मैथ करूं, या पहले फिजिक्स करूं। एक नॉर्मल ये है कि जो सबसे आसान सब्जेक्ट तुम्हें लगता है उसको सबसे पहले कर लो, बट उसमें टाइम भी कम लगना चाहिए। तो केमिस्ट्री नॉर्मली क्या है, आसान भी थोड़ा होता है और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, वर्किंग कम होता है,
तो हम प्रेफर करते हैं। उसके बाद आपके लिए मैथ पहले करना ज़्यादा अच्छा है या फिजिक्स, तो वो तुम 3-4 मॉक में ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। वहां एग्जाम में जाकर के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो नहीं, उससे पहले सारे एक्सपेरिमेंट कर लो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना मॉक देना है दो, सारी गलतियां वहां निकल आए, ठीक है। तो ये है पढ़ने का तरीका। एग्जाम तक हम कैसे एकेडमिकली कैसे जाएंगे। बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं जो आपको हर कोई बताता होगा कि पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव रहने का मतलब है कि किसी भी ऐसे दोस्त रिश्तेदार के साथ नहीं बैठना है जो आपको नालायक बोलता हो, तू क्या करेगा, तेरे से नहीं होगा। उन लोगों के पास बैठना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है। किसी और के उसमें झांकना नहीं है, वो कितना स्कोर कर रहा है और खुद दुखी हो गए। भाई मेरे साथ कोई टॉपर भी तो होगा, बट उससे मेरा इंपॉर्टेंस कैसे कम हो जाता है? नहीं कम होता ना। मैं एज एन इंडिविजुअल मैं अपने आप को सही कर सकता हूं, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, मैं उसको नीचे नहीं ला सकता। अपने आप को सही कर सकता हूं। अपने आप को देखो, अपने आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज 60 स्कोर कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारा रेफरेंस है, वहां से 70 जाना है। कोई और 200 कर रहा है, मैं उसको देख करके और डिप्रेस हो जाऊं, ये चलता नहीं, ठीक है। अपने आप को थोड़ा ठीक करो। और इतना इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में आपको एक ही ऑप्शन पे रहना है कि मुझे अच्छे आईआईटी में जाना है, ठीक है। बट कोशिश करते रहोगे तो इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है कि कोई भी बच्चा अगर उसने 2 साल पढ़ाई किया है ना, वो घर नहीं बैठता। घर नहीं बैठता मतलब वो वर्थलेस ब्रांचेस और सब्जेक्ट लेकर के नहीं बैठता, उसको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, इमेजिन करना है कि मेरा अच्छा चल रहा है, हो जाएगा, अच्छा जगह पे हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्स रहना है, नींद पूरी लेना है, खाना अच्छा खाना है। अभी से आपको अपना हेल्थ भी ठीक रखना है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है, अभी चल रहे हैं और एकदम से जॉन्डिस हो गया, 1 महीना जो है वो बेड पे पड़ गए, हिला भी नहीं जा रहा है। हमारे साथ वाले कई बच्चों के जो है जॉन्डिस हो गया था। हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ वो तला हुआ खा रहे हैं, कुछ ऐसे मोमोज वोमोज, तो तब नहीं होता था, अब बहुत, तो वो खा खा करके ख़राब अपना हेल्थ किया हुआ है। वो सब नहीं करना है, बहुत अच्छे से रहना है, ठीक है। तो इस तरह से 6 महीना आप बस ये 6 महीना, सही में 6 महीना लगा करके देखो, आपको बाकी लाइफ बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तुमको लगता होगा कि शायद बोलने वाले ये लोग बोलते हैं कि 6 महीना कर लो अभी और बाद में भी पढ़ना पड़ेगा, आईआईटी जाकर के पढ़ना नहीं पड़ेगा क्या? पढ़ना पड़ता है, बट ऐसे जो है ना, मतलब ऐसे रेस नहीं हो रहा है, वहाँ पे रेस नहीं होता। तुम नहीं चाहोगे तो तुम उस रेस में नहीं रहोगे। जिनको रेस में रहना है उनको रहने दो तुम्हारा, क्योंकि वहाँ पे कुछ लूज होने वाला नहीं है। हम लोग किसी रेस में नहीं रहते थे। मेरे साथ बड़े लोग थे जो बहुत बहुत एफर्ट करते थे, चलो 2-4 नंबर ज़्यादा वहाँ पे आ गए, बट हमको पता है कि हमारा करियर सेफ है, हम हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आने के बाद। तो इसलिए वहाँ पे बहुत रिलैक्स रहोगे। थोड़ा सा अभी तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, बहुत से बच्चे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो। चलो इस पे अच्छे से अमल करना है, जो भी आपको बताया ये मैंने। थैंक यू।